नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी ने सरकार के दावों की नई फाइल खोल दी है। संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन और ब्लैक फंगस पर तमाम तरह के भ्रम विपक्षी हरकत करार दिया है। क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं संबित पात्रा ने, क्योंकि भ्रम किस तरीके से फैलाया जा रहा है। वैक्सीन कम है, सरकार दिखाएगी दम। देखिए, सबसे पहले कोवैक्सीन, संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कुछ कहा वो हम आपको बता देते हैं। भारत बायोटेक कोवैक्सीन, 3 और कंपनियां अब कोवैक्सीन बनाएंगी। स्पुतनिक भारतीय कंपनी के साथ स्पुतनिक के टीका अब बनेगा और कोविशील्ड जल्दी ही हर महीने 11 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। और इसी तरीके से कोवैक्सीन की अगर बात की जाए तो अक्टूबर तक खबर यह है कि 10 भारत बायोटेक में अब देश में 4 प्लांट लगाए जाएंगे। इसी तरीके से स्पुतनिक भारतीय कंपनी के साथ स्पुतनिक का टीका अब तैयार किया जाएगा। 3 और कंपनियां कोवैक्सीन बनाएंगी। और कोविशील्ड की बात कर लेते हैं, हर महीने 11 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगी। कोवैक्सीन अक्टूबर तक हर महीने 10 करोड़ डोजेस उपलब्ध होंगी। तो ये फिलहाल जो कहा जा रहा है कि भ्रम की स्थिति है, और उस पर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी आशंकाएं दूर की है। स्पुतनिक का जिक्र भी है, कोवैक्सीन का जिक्र भी है, कोविशील्ड का जिक्र भी है। किस तरीके से हर महीने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीका मुहैया कराया जाए, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। क्या कुछ कहा संबित पात्रा ने, वो सुनवाते हैं आपको। 20 करोड़ 1,61,350 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की ओर से राज्यों को दिया गया है। देखिए मित्रों, ये कोई वैक्सीन भारत सरकार जो प्रोक्योर करती है, ये पार्लियामेंट के बिल्डिंग में या निर्माण भवन में बंद करके अपने लोगों के लिए नहीं रखती है। जो हमारा है वो सब आपका है, जो केंद्र का है वही तो राज्य का है। राज्य और केंद्र मिलके ही तो काम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, कर्नाटक की जनता को जाता है, ये उड़ीसा की जनता को जाता है, राज्य में ही जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि केंद्र राज्य को वैक्सीन नहीं दे रहा है। ये भ्रामक है। ये कहीं ना कहीं वन अपमैनशिप के लिए कि मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं, ये प्रूव करने की जो होड़ लगी हुई है कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राजनेताओं में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस युद्ध में उचित नहीं है। ये युद्ध की बेला है, इसमें इस प्रकार का होड़ नहीं होना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश जीतना चाहिए। वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है, और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया, उसको उन्होंने ईज किया था अप्रैल के महीने में। आपको याद होगा, विगत मास अप्रैल के महीने में इन सभी कानूनों में छूट दी गई थी कि जो बाहर वैक्सीन बने हैं वो इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण छूट था कि जो भी वैक्सीन यूएस के FDA द्वारा अप्रूव्ड हैं, EMA द्वारा अप्रूव्ड हैं, यूनाइटेड किंगडम के MHRA द्वारा अप्रूव्ड है, और जापान के PMDA द्वारा अप्रूव्ड है, या WHO के इमरजेंसी लिस्टिंग में मौजूद हैं, वो भारत में निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई ब्रिजिंग ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। पता है कि जो एक इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसके पास अपना लाइसेंस है, तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे, और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर सियासत गरमाई है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन बाहर भेजी और अपने लोगों की चिंता नहीं की। हालांकि संबित पात्रा ने डिटेल से इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन सियासत कैसे गरमाई है वो देखिए जरा। मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी।
अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं, लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। दिल्ली को अभी तक कुल मिला के 45,46,070 45,46,070 इतनी वैक्सीन जो है वो दिल्ली को फ्री केंद्र सरकार से दिया गया है। और अभी तक जो टोटल डोज एडमिनिस्टर किया है दिल्ली ने, जो वैक्सीन लगाया है, वो 52,25,240 लोगों को लगाया है, जिसमें 46 लाख जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। 9 लाख के आसपास तो आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है वो मात्र 13% है। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। बाहर से वैक्सीन लाया जा सके, वैक्सीन को किस प्रकार इंपोर्ट किया जा सके, उस पूरे कार्यवाही में भारत की सरकार पुरजोर तरीके से बिल्कुल आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली लगी हुई है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना, इन सबके साथ लगातार भारत की सरकार बातचीत करती रही है और किस प्रकार से इनका जो इंपोर्ट हो सके उस विषय को लेकर आगे बढ़ी है। एक बात आज कहना चाहेंगे, ये जो कुछ राजनेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं, एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है। तो सियासत एक तरफ है, लेकिन इस बीच नीति आयोग की तरफ से भी एक दस्तावेज जारी किया गया है जिसमें जो तमाम आरोप हैं उन पर जानकारी दी गई। देखिए भ्रम किस तरीके से फैलाया गया। विदेश से जरूरी वैक्सीन की खरीद नहीं हो रही है, इस पर जवाब क्या है? सच ये है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उनसे वैक्सीन खरीदने को लेकर चर्चा हो रही। दूसरे देशों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी नहीं दी गई, जवाब इस पर भी आया। और तीसरा सबसे बड़ा भ्रम, वैक्सीन का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाया जा रहा। पूरी कोशिश की जा रही कि 3 और कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए ताकि वैक्सीन सही तरीके से और सही मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। वैक्सीन पर केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी, ये भी भ्रम फैलाया गया। इसका जवाब भी दिया गया, राज्य को केंद्र पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा है, गाइडलाइंस के मुताबिक ही पारदर्शी तरीके से इसका वितरण किया जा रहा है। बच्चों की टीकाकरण पर केंद्र सरकार ने पहल नहीं की, दुनिया में कोई भी देश बच्चों को टीका ही नहीं लगा रहा, ये भी जवाब दिया गया। विदेश से जरूरी वैक्सीन की खरीद नहीं हुई है, इसमें जवाब यह दिया गया कि दुनिया की बड़ी वैक्सीन कंपनियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है, संपर्क में है। दूसरे देशों की वैक्सीन को भारत में मंजूरी नहीं देगी। विदेशी वैक्सीन की एंट्री आसान की जाए, इसके लिए नियम कायदों में थोड़ी ढील भी दी जा रही है, ये भी सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। वैक्सीन का घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाया गया, इसको लेकर भी जवाब आ चुका है। जवाब में यह कहा गया कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं, टाइप्स किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही हो सके। राज्यों को केंद्र पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा, ये सबसे बड़ा आरोप था। गाइडलाइंस के मुताबिक और पूरी पारदर्शिता के साथ ही राज्यों को सही तरीके से वैक्सीन वितरित की जा रही है। बच्चों को लेकर सवाल था जिसका जवाब लगातार दिया गया। जवाब में यह भी कहा गया कि कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जहां पर फिलहाल वैक्सीन बच्चों को दी गई हो। लेकिन हकीकत क्या है, क्या है ग्राउंड रियलिटी वैक्सीन को लेकर? देखिए जरा कुमार कुणाल की रिपोर्ट। हो रही है। कई जगहों पर टीके लग रहे थे, लेकिन दिल्ली समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब टीकाकरण कम से कम सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह से बंद हो गया है। हम एक ऐसे ही केंद्र पर खड़े हैं जो कि नई दिल्ली इलाके में आता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टीकाकरण कक्ष है और ताला लटका हुआ है, यानी
कोई भी टीकाकरण नहीं चल रहा है। तो ये जो फिलहाल जिस तरीके से 18 से 44 साल और यहां तक कि 45 से ऊपर जो आयु वर्ग है उसके लिए वैक्सीन खत्म है और इसीलिए कम से कम मई के महीने में तो पूरी तरह से ये टीकाकरण केंद्र बंद रहेंगे। अब बात यह है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है कि आखिरकार टीके की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, जहां केंद्र कह रहा है कि राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर टीके को खरीदने के लिए जो कार्रवाई करनी थी वो किया नहीं और दिल्ली सरकार केंद्र पर कर रही है कि जितना उसके खाते में टीका आना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जून के महीने की शुरुआत में दिल्ली को 5 लाख टीके और मिल जाएं, लेकिन क्या उतना काफी होगा या फिर जहां तक बात यह है कि दिल्ली आगे और भी कंपनियों के साथ बात करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि स्पुतनिक के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है और भी बाकी कंपनियां हैं जिनके साथ दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में है। साथ ही साथ बच्चों को यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन देने की वकालत अरविंद केजरीवाल लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन स्थिति यही, टीकाकरण पूरी तरह बंद, कम से कम सरकारी टीकाकरण केंद्रों में इस समय वैक्सीन मुहैया नहीं है और वैक्सीनेशन ठप पड़ा हुआ है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें कि अहमदाबाद में प्राइवेट अस्पतालों ने भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से शुरू कर दिया है और ऐसे में एक वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए रखी गई है। देखिए गोपी घांगर की रिपोर्ट। अहमदाबाद में आज से 18 प्लस के लिए जो प्राइवेट वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू किया गया है। यहाँ पे जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है वो भी होता है और जो 18 प्लस की उम्र के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव ये रखा गया है, जो ड्राइव थ्रू के जरिए यहाँ पे लोगों को आना रहेगा और यहीं पे ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियों की। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं सुबह से लगभग 2-2, 3-3 घंटे तक वो इंतजार करते हैं, उसके बाद उनका टर्न यहाँ पे आ रहा है क्योंकि सुबह से ही लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन इसके लिए लोगों को करीब 1000 रुपए पे करना पड़ रहा है। कोविशील्ड का ये वैक्सीन उनको दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो चार्जेस रखे गए हैं वो करीब 1000 रुपए के चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं। लगातार जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे थे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल पे नहीं हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए आपने कितनी बार अब तक वैक्सीनेशन के लिए कोशिश की थी? मैं पिछले 2 वीक से ट्राई कर रहा था, ऑनलाइन स्पॉट्स नहीं मिल रहे थे मुझे, इसलिए फिर हम लोग ड्राइव थ्रू में आए। ये बताइए कि आमतौर पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। 1000 रुपए कोविशील्ड का वैक्सीन है जिसका प्राइस जो है वो 250 रुपए रखा गया है। क्या कहेंगे आप? आई थिंक प्राइस तो अभी कन्वीनियंस के लिए पे कर रहे हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है बट स्पॉट्स नहीं मिल रहे और कोई कोई की फैमिली में ओल्ड पीपल है, जैसे मेरी फैमिली में, इनकी फैमिली में तो 1000 रुपीज बहुत कम प्राइस है कि हम उनकी लाइफ सेव करने के लिए वैक्सीन तुरंत ही ले लें। तो हमारे लिए आई थिंक बनता है कि हम लोग फटाफट वैक्सीन ले लें, तो 1000 रुपीज ज्यादा नहीं लगते। यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कई बार उन्होंने पिछले जब से पोर्टल खुला है 18 से 44 का लेकर तब से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पाया था। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपने कितनी बार कोशिश की वैक्सीनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? 20 से ज्यादा बार की, 2 हफ्तों से पिछले। और यहाँ कितने वक्त से खड़े हुए? सुबह 7:30 का आया हूँ, ऑलमोस्ट 4 घंटे होने को आया अभी। 4 घंटे में मेरा नंबर आया। बिल्कुल 4 घंटे में नंबर आया है और यहाँ पे करीब 1000 रुपए के जरिए जो कॉरपोरेशन है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके जरिए मिलकर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन जो दाम तय किए गए हैं वो 1000 रुपए है। हालांकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो उनका ये मानना है कि ये कन्वीनियंस का प्राइस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जिस वजह से वो इतना पैसा फिलहाल दे रहे हैं। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। तो वैक्सीन को लेकर सियासत लगातार हो रही। इस बीच नीति आयोग ने दस्तावेज जारी करके इस पर कुछ बातें रखी। सीधा चलेंगे, अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजना, देखिए सियासत एक तरफ, आरोप भी ये लग रहा है कि सही तरीके से वैक्सीन नहीं दी गई, या फिर बच्चों की वैक्सीन की बात हो, या फिर प्रोडक्शन की बात हो, या फिर भेदभाव की बात हो। इस पर नीति आयोग क्या कह रहा है?
नीति आयोग में जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल एक टास्क फोर्स बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके हेड डॉक्टर विनोद पॉल की तरफ से एक बाकायदा जानकारी जो मीडिया के जरिए सामने रखी जा रही है नवजोत, वो मैं अपने दर्शकों को जरा बता देना चाहूंगी। क्योंकि देखिए सरकार, देखिए राजनीति एक हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बार बार कहा कि हमारे वैक्सीन सेंटर्स पर देखिए ताला लग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार को जितनी कोशिशें करनी थी ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए उनमें कमी रही, या फिर कुछ ऐसे भ्रम हैं और भ्रांतियां हैं जो फैल गई इसको लेकर, या जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से ये परेशानी सामने आई। इसी पर डॉक्टर पॉल जो है उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। वो पूरे जो प्रेस रिलीज उनकी तरफ से है वो मेरे हाथ में है इस वक्त। सबसे पहला मिथ जो वो कहते हैं, जो भ्रम फैलाया गया, वो ये है कि केंद्र सरकार ने ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जिसके जरिए लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। उसमें वो पूरी जानकारी देते हैं। उन्होंने बताया है कि चाहे वो फाइजर कंपनी हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो या फिर मॉडर्ना हो, इन तीनों कंपनीज के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही थी और यह भी ऑफर किया गया था फाइजर कंपनी को कि अगर वो चाहें तो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर सप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर यानी बनाना चाहते हैं वैक्सीन तो उसके लिए भी हम सुविधाएं देने को तैयार हैं। तो फाइजर वाली पूरी जानकारी उन्होंने दी है। इसके आगे उन्होंने स्पुतनिक का भी जिक्र किया है, जिसके बाद अब स्पुतनिक से वैक्सीन आ रहे हैं इंडिया में, वो भी उन्होंने बताया है। और बताया है कि देखिए इसको किसी आम दवा की तरह आप ऑफ द शेल्फ जाकर वैक्सीन नहीं खरीद सकते हैं। आपको इसके लिए कंपनी को ऑर्डर देना पड़ता है, या तो आप उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आपके देश में आकर मैन्युफैक्चर करे, वैक्सीन को बनाए, या फिर वो वहीं से बनाए और हमें सप्लाई करे। तो ऑर्डर्स उन्हें दिया गया है और ये पूरी जानकारी उन्होंने पहले वाले अपने भ्रम के। दूसरी बात जो वो लिखते हैं, सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल ग्लोबली, यानी केंद्र ने ऐसे वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दी जो ग्लोबली कई जगहों पर अवेलेबल है। इस पर भी वो पूरी जानकारी देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोएक्टिवली ईज्ड एंट्री ऑफ वैक्सीन अप्रूव्ड, यानी वो बता रहे हैं कि जिन वैक्सीन का अप्रूवल यूनाइटेड स्टेट्स के एफडीए ने दिया, या ईएमए ने दिया, या यूके के एमएचआरए ने दिया, या फिर जापान के पीएमडीए ने दिया, या डब्ल्यूएचओ ने जिन्हें इमरजेंसी लिस्टिंग की, उनको आने की इजाजत प्रोएक्टिव होकर सरकार ने दी कि उनको हम भारत में ला सकें। तो दरअसल, और फिर जो तीसरी बात है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी देश के अंदर जो उत्पादन वैक्सीन का हो रहा है उसको तेज गति देने के लिए भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। तो उसमें भी डॉक्टर विनोद पॉल पूरी जानकारी देते हैं और उन्होंने बाकायदा बताया भी है, जो जानकारी हम लगातार चला रहे हैं, कि किस तरह से रैंप अप किया गया है कोवैक्सीन से लेकर तमाम जो वैक्सीन देश के अंदर बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर खाका यही है कि एक तरफ देखिए सिर्फ राजनीति ही नहीं, कई राज्यों में हमने देखा है कि वैक्सीन की कमी है। अब नीति आयोग की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है साइंटिफिक तरीके से कि देखिए ये कदम उठाए गए हैं, प्रोसेस चल रहा है, जैसे आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, वैक्सीन के उस नीड को मीट करने के लिए चुनौती। ये तमाम भ्रम को क्लियर करते हुए नीति आयोग ने जो दस्तावेज जारी किया है उसकी जानकारी अंजुना दे रही थी। दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर बीमारी का ट्रिपल अटैक हुआ है, कोरोना, ब्लैक फंगस और अब खबर आ रही कि डेंगू। ये तीन बीमारियां दिल्ली की दुश्मन बनी हुई है। दिल्ली में 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1491 केस सामने आए हैं, मौत 130 हुई है। वहीं दिल्ली में ब्लैक फंगस के 620 मामले सामने आए और डेंगू के 5 महीने में 25 केस सामने आ चुके हैं, जिसके दौरान सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त दिल्ली को कहा जा रहा है। दिल्ली ने तो कोरोना को काबू में कर लिया, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने नए खतरे के रूप में सिर उठा लिया है। दिल्ली के ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और कल तक मरीजों की संख्या 620 तक पहुंच गई। लेकिन इन मरीजों के साथ समस्या ये हो रही है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भारी कमी है। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफी दिक्कत आ रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर रोज शाम 4 बजे तक मरीजों का डेटा उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि एम्फोटेरिसिन बी की मांग और आपूर्ति का अंदाजा मिल सके। ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है वो केंद्र सरकार कोटा एलोकेट करती है,
और उस कोटे के हिसाब से दिल्ली को जो कोटा मिल रहा है वो दिल्ली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है और इसकी दवाई की बहुत बड़ी किल्लत है। हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंजेक्शन दिए। एक पेशेंट को 6 लगते हैं। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, लेकिन दिल्ली में अब एक और खतरा फिर से सिर उठा रहा है और वो है डेंगू का खतरा। एमसीडी की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में डेंगू के 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू के मामलों ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में जनवरी से लेकर मई के बीच पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक दिल्ली में डेंगू के 25 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में साल 2013 में 1 जनवरी से 26 मई के बीच डेंगू के 7 मामले सामने आए थे। 2014 में 3, 2015 में 9, 2016 में 8, 2017 में 19 और 2018 में 15 और साल 2020 में 18 मामले दर्ज किए गए थे। डेंगू के साथ चिकनगुनिया और मलेरिया ने भी दिल्ली में दस्तक दे दी है। दिल्ली में मलेरिया और 4 चिकनगुनिया के मामले भी दर्ज किए गए हैं, यानी दिल्ली में एक साथ बीमारियों ने हमला बोल दिया है। जरूरत है कि लोग सावधान और सुरक्षित रहें। पंकज जैन के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। इस सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच मुद्दा गर्मा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ व्हाट्सएप ने शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि भारत सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर सकती। नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच सोशल सियापा बढ़ गया है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि वो क्यों नई गाइडलाइंस लागू नहीं कर सकती। दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ शिकायत में व्हाट्सएप ने तर्क दिए हैं कि नए नियम भारत के संविधान में निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नए नियम के मुताबिक सरकार जब भी सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर्स की जानकारी मांगेगी तो उन्हें उनकी पहचान बतानी होगी। कंपनी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और अगर नए नियम लागू हुए तो उन्हें यूजर्स की जानकारी सरकार के साथ शेयर करने के लिए मैसेज इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, क्योंकि नियमों में यह नहीं बताया गया है कि किसी कंटेंट को ट्रेस करने का आधार क्या होगा। व्हाट्सएप ने इन तर्कों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू करने से रोकने के लिए भी मांग की गई है। New tools will adversely impact the privacy and security of our communications, especially on encrypted platforms like WhatsApp and Signal. This is the first time that such a provision, a traceability provision, is introduced in the law in any country across the world. WhatsApp ने अपनी याचिका में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि नए नियमों से किसी भी सोशल मीडिया यूजर की जानकारी गुप्त नहीं रह सकेगी। व्हाट्सएप के तर्कों की आड़ लेकर विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। तकनीकी अगर रीढ़ की हड्डी है निजता की, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। अगर आप उसमें दखलंदाजी कर सकते हैं, किसी सरकार को, इस सरकार ने तो हद कर दी है, लेकिन आप किसी सरकार को ऐसा पावर दे देंगे तो निजता क्या रहेगी? अगर आप इन आदेशों के आधार पर यह कहेंगे कि तुम बताओ मुझे फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम, या मैं कहता हूं कि देश की सुरक्षा, अक्षुण्णता या विदेशी रिश्तों में आघात है, इसलिए इस आदमी को रोक दो, इसको ब्लॉक कर दो, और मेरा आदेश नहीं मानोगे तुम, तो मैं एक्ट के अंदर की सुरक्षा चक्र हटा देता हूं तुम्हारे से, तो फिर क्या रह गया निजता का? व्हाट्सएप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कब सुनवाई करेगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब भी सरकार को ट्विटर और इंस्टाग्राम के जवाब का इंतजार है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया कंपनियों के अपने तर्क हैं और भारत सरकार के अपने तर्क, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना कड़ी चुनौती है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना
कोरोना की रफ्तार सुस्त तो दिख रही है, लेकिन गांव का असली सच क्या है? महामारी में गांव के गांव चपेट में आ गए। राजस्थान के गांव में चलिए हम आपको दिखाते हैं, बीमारी ने जिंदा नहीं छोड़ा और मौत के बाद भी कर्ज से परिवार परेशान है। राजस्थान के लेसरदा गांव के रहने वाले हंसराज पंचाल अब इस दुनिया में नहीं है। जीते जी महामारी ने नहीं छोड़ा और मृत्यु के बाद इलाज के लिए लिया गया कर्ज परिवार को जीने नहीं दे रहा। हंसराज बूंदी जिले में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चलाते थे, लेकिन किसे पता था कि महामारी में सरकारी अव्यवस्था पूरे परिवार को तबाह कर देगी। ब्लैक फंगस का खतरा ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है और इस इलाज के दौरान लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कर्ज लेने के बावजूद अपने परिजनों को बचा नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। इसी तरह से हंसराज जी हैं जिनकी मौत हो गई है ब्लैक फंगस से और परिवार कर्ज में डूब गया है। हंसराज की मौत कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से हुई। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला तो परिवार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। 1-2 नहीं बल्कि 7 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च किए और जब पैसों की डिमांड बढ़ गई तो परिवार ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूरी में एक बार फिर सरकारी अस्पताल में हंसराज को भर्ती कराना पड़ा, जहां सही इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। कैसे चलेगा? अब छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला रहा ही नहीं। अब देखो ऊपर वाले की क्या मर्जी होती है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, वैसे ही चलेगा। और गवर्नमेंट की कोई कुछ राहत सहायता मिल जाए तो कर्ज थोड़ा बहुत हल्का हो जाए। सरकार कह रही है कि पूरे राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज हो रहा है, मगर परिवार के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। ये पूरे कर्ज पे हैं, ज्यादा 60-70 हजार रुपए उसके अकाउंट में थे, वही उसके हैं। बाकी 70-80 हजार उसके एक दोस्त के हैं भोजराज के। 50,000-60 हजार मेरे पास थे। 1 लाख मैंने एक मित्र से लिया मेरे अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर इंटर मैंने इसके खाते में ट्रांसफर किए और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैंने अलग से लिया। ऐसे करके हमने 6 लाख रुपए पूरे 50-60 हजार इनके थे, बाकी सारे कर्ज पे ही हैं। मतलब 6.5 या 7 जो भी हिसाब है उसमें से यूं मानो 6 लाख तो कर्ज ही है। हंसराज की कहानी आपने सुनी, अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में 30 साल के धर्मराज मीणा नजर आ रहे हैं। चंद दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी, लेकिन शादी से पहले कोरोना संक्रमण ने मार डाला। धर्मराज मीणा ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक पद पर काम कर रहे थे, मगर अचानक से कोरोना हो गया। देखा जा सकता है घर में जिस तरह से तैयारी की गई है, दीवारें बता रही हैं कि जश्न की तैयारी थी। 21 मई को उनकी शादी थी, सगाई हो गई थी, लेकिन उससे पहले 8 मई को इस तरह से घर में एक कोहराम मच गया, उनकी मृत्यु हो गई। घर वालों का कहना है कि अचानक तबीयत बिगड़ी और 8 को मौत हो गई। क्या हुआ था उनको, कैसे हुआ? सर उसको क्या अचानक ही बीमार हो गया था, ड्यूटी से आया था 3 तारीख को, तो 4 तारीख को बीमार होने के बाद हमने MBS कोटा भर्ती कर दिया, MBS मेडिकल कॉलेज भर्ती कर दिया। 5 दिन तक भर्ती रखा है, डेथ हो चुकी है। उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे? हाँ, शादी की तैयारी में थे हम, अचानक वो सा काम हो गया तो उसका इलाज कराना, शादी को तो छोड़ दी, उसका काम करने लगे तो वो मर गए। गांव में इलाज नहीं होने की वजह से इनके परिवार के 3 लोग भी पॉजिटिव हो गए। जब गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी तो सरकार जागी और सख्ती बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि लोग घर घर में बीमार हैं, लेकिन पंचायत के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जितने लोगों की जांच हुई है उसमें 68 पॉजिटिव लोगों में से अब 12 ही पॉजिटिव बचे हैं। कितना मामला था और अभी क्या स्थिति? ग्राम पंचायत में टोटल 68 केस थे, वह अब केवल 12 रह गए। किस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने? हमने सैनिटाइजर करवाया गांव में और जो परिवारों को कोरोना को उनको चिन्हित करके जीरो मोबिलिटी घोषित कर उसके बैरिकेड्स लगा के चिन्हित किया, तो वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद किया। हालांकि सच्चाई यह है कि मौतों के बाद जागी सरकार अब टेस्टिंग तो नहीं करा रही, पर खांसी और बुखार वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें दवा की एक पुड़िया दी जा रही है। इसमें 5 दिन के लिए 5 दवाएं हैं जो गांव-गांव में आशा सहयोगिनी बांट रही हैं। गांव में कोरोना
काबू में करने का जिम्मा आशा सहयोगियों ने उठा रखा है। इस तरह से यह लोग दिन में घर घर में घूमकर सर्वे करते हैं और दवाइयां देते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुगना। क्या देखती हैं घर में, क्या जाती हैं, क्या बात करती हैं? हम जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं कि घर में कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं है, अगर हो तो उनके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं तो बताते हैं। जैसे कि कोई किसी को हो रहा है तो भाई कोई खांसी जुकाम बुखार तो उसको बताते हैं कि ये दवाइयाँ लो, और इससे भी ठीक नहीं हो तो तुरंत जाके जांच करवाओ। पंचायत की जनसंख्या करीब 3000 है और उसमें 68 लोगों का पॉजिटिव होना और 14 लोगों की मौत होना छोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि न जाने कितने लोगों की जांच ही नहीं हुई है और घर में खांसी बुखार की दवा ले रहे हैं। पर सरकार अभी भी गांव में जुगाड़ के भरोसे चमत्कार का इंतजार कर रही है। लेसरदा ग्राम पंचायत में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि 68 लोग पॉजिटिव हो गए थे, 14 लोगों की मौत हुई है। अगर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होती और शुरुआती जांचों में इन्हें पता चल जाता तो हो सकता है कि इन मौतों को टाला जा सकता था। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे, तभी गांव वालों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन निखिल शर्मा और भवानी के साथ शरद कुमार, बूंदी आज तक। मध्य प्रदेश जल्दी ही अनलॉक हो जाएगा, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या यहां गांव का हेल्थ सिस्टम सही है? हमारी टीम वहां भी पहुंची, देखिए हाल क्या है वहां का। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की ये दुर्दशा है। दवाइयों की जगह स्वास्थ्य केंद्रों में उपले भरे पड़े हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं, टेंट का सामान भरा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार बताएगी गांव वाले इलाज कराने कहां जाएं? आज तक गांव में पड़ताल कर रहा है, सच देश को दिखा रहा है। अब तो गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो सीएम साहब। कोरोना ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि शहर के शहर, गांव के गांव और राज्य के राज्य दहल गए। धीरे धीरे देश कोरोना के इस भयंकर काल से उबर रहा है, लेकिन गांव की हालत आज भी बहुत खराब है। इलाज के नाम पर नील बटे सन्नाटा है और गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी भयानक है। आज तक की टीम मध्य प्रदेश के गांव में पड़ताल के लिए निकली। उसके बाद जो कड़वा सच सामने आया, यकीन मानिए आप इन स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा देखकर हैरान रह जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में गद्दे रखे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में कढ़ाई रखी है, स्वास्थ्य केंद्र में टेंट का सामान पड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र में लकड़ियां पड़ी हैं। ये है मध्य प्रदेश के राजगढ़ का दौलाज गांव। हमें यहाँ शिकायत मिली थी कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हमने फौरन दौलाज गांव का रुख किया और जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर ब्लॉक के दौलाज गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बेहद दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम पहुंचे भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर खिलचीपुर ब्लॉक में। यहाँ दौलाज गांव का एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे हम मौजूद हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र कम और किसी टेंट हाउस का स्टोर रूम ज्यादा बना हुआ है। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जब से ये स्वास्थ्य केंद्र दौलाज बना है, गांव वालों का आरोप है कि तब से ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। अभी की तस्वीर अगर आप देखें तो अंदर गद्दे, तकिए और टेंट का जो सामान है टेंट हाउस का, वो अंदर भरा हुआ है इस स्वास्थ्य केंद्र में और पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में ये स्वास्थ्य केंद्र अब पहुंच चुका है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र है दौलाज गांव का। अंदर की ये तस्वीरें हैं। पूरा सामान यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा होना चाहिए उसे छोड़ करके बाकी सारा सामान यहाँ रखा है। और इस टेंट हाउस के बाहर ये देखिए बड़ी बड़ी जो कढ़ाइयां रखी हैं, जो टेंट हाउस में काम आती है किसी बड़े आयोजन में, या फिर अगर आप देखें तो शामियाना लगाने के लिए जो लोहे के एंगल और रॉड होते हैं, वो सब पाइप यहाँ पे रखे हुए हैं। आप यहाँ अंदर की तस्वीरें देखिए। लगता है जब से ये स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुआ है तब से ही इसकी देखरेख नहीं हुई और अंदर जो दवाइयों की शीशियां तक रखी हुई थी उस तक पर अब धूल जम चुकी है, जाले लग चुके हैं। यानी ये बता रहा है
कि लंबे समय से इस स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लोगों ने लकड़ियों का ढेर पूरा लगा रखा है इस स्वास्थ्य केंद्र के बाहर, जो लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र के पीछे की तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी इमारत जो है ये जर्जर हो चुकी है। गांव वालों से भी हमने बात की और दौलाज गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछा। एक तरफ से सभी गांव वालों ने हमें बताया कि जब से ये बना है खुला ही नहीं है। इलाज के लिए राजगढ़ या झालावाड़ जाना पड़ता है। यहाँ एक गोली तक नहीं मिलती है। सर नहीं खुलता यहाँ पे, अस्पताल भी कभी नहीं खुला है बहुत दिन से। जब से हम लोग समझ रहे तब से अभी तक कोई भी हॉस्पिटल, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। हमने प्रशासन को बहुत बार यहाँ पे अवगत कराया इस बारे में, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर। हम लोग सबसे बोलते हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कैसी है, तो हम भी सब लोग यहाँ जो शिक्षित लोग हैं वो भी बोलते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सर बहुत बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, यहाँ पे नहीं कुछ दवाई गोली नहीं मिलती। हाँ, झालावाड़ या फिर राजगढ़ जाना पड़ता है। गांव वाले ये भी कहते हैं कि छोटे मोटे इलाज के लिए भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 7 किलोमीटर दूर खिलचीपुर में है, लेकिन दौलाज राजगढ़ का इकलौता गांव नहीं है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही चीख चीख कर गदियामेर गांव भी दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव तक पहुंचना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। कच्ची सड़कें, उबड़ खाबड़ रास्ते, फिर भी हम सच दिखाने के लिए गदियामेर गांव पहुंच गए। यहां भी हमने देखा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और बाहर खेती का सामान रखा हुआ है। तो मेरे ठीक पीछे ये बना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र है गादियामेर का। यहाँ तक पहुंचने में हम आपको बता दें, मुख्य मार्ग से यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। इस गांव तक पहुंचने का जो इकलौता मार्ग है वो भी पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है, पथरीला है। सड़क जो है वो बाहर मुख्य मार्ग तक तो डामरीकृत है, लेकिन उसके बाद जब इस गांव के लिए आप मुड़ेंगे तो वहां से लेके गांव तक पहुंचना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है गादियामेर का, ये पूरी तरीके से बदहाल व्यवस्था में है, बंद है, किसी के काम नहीं आ रहा है। इस गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके भी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार है। गांव वालों का आरोप है कि जब से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है तब से ही इसी तरीके से ये बंद है और अब धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। आप देख सकते हैं दरवाजे टूटे हैं बाहर। अगर आप देखें तो गांव वालों ने इसको एक तरीके से अपने सामान को रखने की एक जगह बना लिया है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को, उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। सच ये है कि स्वास्थ्य केंद्र 18-20 साल पुराना है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का अकाल पड़ा है। गांव वाले बीमार होते हैं तो कोई इलाज करने वाला नहीं है। कम से कम 18-20 साल हो गया हुआ बना हुआ, जब से आज तक कोई भी डॉक्टर या नर्स का कोई भी नहीं है। और रात में कहीं भी तकलीफ हो जाए तो खिलचीपुर या जीरापुर, राजगढ़ जाना पड़े। गोली दवाई आज तक कोई मिली नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कम से 10 किलोमीटर जाना पड़ता सर रात में। और अभी ये उप स्वास्थ्य केंद्र में अंदर क्या है? इसमें मटेरियल बढ़िया शुक्ला है, नाज है, अलगल्ला है, सभी व्यवस्था है। दवाई नहीं है? दवाई तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, डॉक्टर इस गाँव में दूसरा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, ना कोई भी नहीं सर। अनगिरा सुविधा ही नहीं है कहीं भी गाँव में। हाँ, यही इकलौता यही है, बंद है। बार बार अस्पताल में बोल दी, कोई सुनता नहीं है। एक मैडम थी करोटिया, वो कभी कभी बाई चांस आती थी और जिसके बाद कोई मैडम आवे ना, कोई नर्स आवे ना, कुछ भी ना गोली दवाई दी कुछ भी। बम्पर बड़ कीचड़ में पड़ा हुआ गांव है, हॉस्पिटल ही नहीं है, बीमार होने की कगार पे है पूरा गाँव। ऐसा नहीं है कि राजगढ़ के गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत से शासन प्रशासन बेखबर है, बल्कि उसे इसकी पूरी जानकारी है कि स्वास्थ्य केंद्रों में टेंट का सामान, खेती का सामान, उपले वगैरह भरे पड़े हैं। अभी अतिक्रमण क्यों हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है, हमने इस बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की। कुछ ग्रामीण लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को अपने कब्जे में ले रखा है और अपने सामान भर रखे हैं, उसमें जमा कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि गांव वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का रोना रो रहे हैं और प्रशासन बदहाल व्यवस्था के लिए गांव वालों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों को खंडहर और कबाड़ घर बनाने का कसूरवार कौन है? पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, राजगढ़, आज तक। बिहार में कहते सुनते हैं कि सुशासन बाबू का राज है। शासन तो है, सुशासन का कुछ पता नहीं।
कि वो कहां खो गया है। खुद मुख्यमंत्री के दोस्त रहे और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष के गांव हम पहुंचे तो हालात पर यकीन ही नहीं हुआ। यहां बीमार हो गए तो भगवान ही मालिक है। बिहार के हेल्थ सिस्टम का ईसीजी, बीमार स्वास्थ्य केंद्र की दवा क्या? बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित मैना गांव पहुंचे हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और कहने को तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर बनकर तैयार है, कुछ साल तक ये चलता भी रहा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है और जो गांव के लोग हैं उनको इसकी वजह से जो है बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें सहरसा जिले के मैना गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र की है। बदहाल और खस्ताहाल स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आपको ले चलें, उससे पहले सरकारी सिस्टम की पोल खोलती इस अपील को बहुत गौर से सुनिए। मुझको जब स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाई और उसका व्यवस्था नहीं है, कोई भी पदाधिकारी जो एएनएम या कंसर्निंग जो अभी जो पोस्टेड है उस सब का रहने का व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते लोग शहरों में रहता है और गांव के इलाका में न एएनएम रहता है न कोई स्टाफ रहता है, इसीलिए ताला बंद है। ये कोई और नहीं, मैना गांव में रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त हैं और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के दोस्त और उनकी पार्टी के नेता अपने गांव के बीमार स्वास्थ्य केंद्र का इलाज कराने में लाचार हैं, तो आम आदमी की कौन सुनता होगा। सिस्टम पूरी तरह फेल है और महामारी का संक्रमण गांवों में फुल है। आप जैसे ही परिसर के अंदर घुसेंगे इस भवन के अंदर, आप देख लीजिए टूटा फूटा बोर्ड, राज्य स्वास्थ्य समिति का ये टूटा फूटा बोर्ड आपको नजर आएगा और ऊपर छत देख लीजिए कैसे ये छत का हिस्सा लगातार टूटता जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए कितना खतरनाक है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये इमारत जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जर्जर हालत में है और इसी वजह से इसके कई हिस्से आप देखिए छत लगातार टूटता जा रहा है, उसके हिस्से टूट रहे हैं, बेहद खतरनाक भी है। और ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से इस इमारत के जो हिस्से हैं वो कई जगहों से टूटे हुए हैं। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इस स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे जो हैं वो बंद है, लेकिन अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे खिड़कियां यहाँ खुली हुई हैं लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। सरकारी कागज, फाइलें सब यहाँ पर जो है बिखरी पड़ी हैं। इस अंदर के कमरे को भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इमारत अंदर से भी देखिए जर्जर है, दरार कई जगहों से आपको साफ तौर पर नजर आ सकता है। तो ये हालत है इस स्वास्थ्य केंद्र की जो कागजों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये खुलता नहीं है और जो लोग हैं आसपास के गांव के कई लोग हैं, आबादी है, घनी आबादी, उसको इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों का दर्द आप सुनेंगे तो गांव के हालात समझ जाएंगे। ये लगभग 10-12 साल से स्थिति बनी हुई है। पहले 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर नर्स की तैनाती रहती थी, लोग इलाज भी फर्स्ट स्टेज में कराते थे, लेकिन आज 10 वर्षों से लगभग ये मैना ग्राम है, मुख्यमंत्री के दोस्त नरेंद्र जी का भी गांव है, वो अब यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। कोरोना महामारी में हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है जाँच के लिए। हम लोग बाहर से कमा के आते हैं जाँच के लिए, हम लोग को तरसना पड़ता है कि कोरोना का जाँच हो जाए। गांव में उपचार केंद्र है, लेकिन जब वही बीमार हो तो स्वास्थ्य सिस्टम भगवान भरोसे ही है। बिहार के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों का हाल ऐसा ही है, ना कोई सुनने वाला है।
और ना कोई देखने वाला। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।